तो बच्चे दिस इज पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 14, ठीक है, आप मेंशन कर लेना। अभी तक हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल में हमने इसकी 4 लेयर्स पढ़ी, ठीक है ना। मे भी शायद थोड़ा फास्ट हो गया है, तो अगर किसी को कोई डाउट है, नोट्स पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो, कैसे भी व्हाट्सएप करके या फोन करके आप कैसे भी पूछ सकते हो। अब देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप में सेल वॉल को देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। वो तो हमने क्या देखा, एक फिजिकली कौन सी लेयर प्रेजेंट है, बस ये देखा, और केमिकल कंपोजिशन देखी। अब हम देखेंगे कि हमें सेल वॉल दिखाई कैसे देगी, किस टाइप की होगी, क्या क्या होगा। तो बेसिकली इसके अंदर देखो 3 कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। एक तो क्या मिलता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट मिलता है। मैट्रिक्स यानी मान लो जस्ट जो है सेमी सॉलिड पार्ट जो है, जिसकी अलग अलग बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, माइक्रोफाइब्रिल्स मिलेंगे, ठीक है, क्या होते हैं अभी आगे समझाएंगे। और प्लस कुछ डिपोजिशंस, ठीक है ना। तो देखो डिपोजिशंस बेटा हम कवर कर चुके हैं। डिपोजिशन में हमने लिग्निन पढ़ा, सुब्रिन पढ़ा, क्यूटिन पढ़ा, ठीक है ना। इस तरीके से डिपोजिशन हमारा पार्ट कवर हो चुका है। डिपोजिशंस में वही सब चीजें बार बार ये हम नहीं करेंगे, बट ये दोनों क्या होते हैं। देखो हमने पढ़ा कि सेल वॉल के अंदर बेसिकली क्या होता है, पैक्टिन्स होते हैं, वाटर भी होगा कुछ अमाउंट में, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, कुछ कार्ब जो है इस तरीके से सेलुलोज भी होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें जो है एक यूं सोचो कि एक मीडियम रेडी कर रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने करना है, क्या मिलेगा हमें मैट्रिक्स के अंदर, वाटर मिलेगा जो एक पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वाटर। इसके अलावा आपको मिलेगा हेमी सेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। बस यूं मान लो जैसे जेल लाइक सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। देखो अभी आगे समझाते हैं, बस यूं मान लो कि इस टाइप का कुछ कंपोनेंट है, मतलब एक मीडियम बन रहा है, एक चीज है जो आपस में, अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हेमीसेलुलोज की बात करें तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये माइक्रोफाइब्रिल्स को एक साथ जोड़ के रखती हैं। पैक्टिन्स की बात करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जहां तक बात है वाटर की, तो ये डिस्पर्शन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, पैक्टिन्स कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। हेमीसेलुलोज जो है वो माइक्रोफाइब्रिल्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो माइक्रोफाइब्रिल्स की ओरिएंटेशन में हेल्पफुल होती है, ठीक है। यहाँ इस साइड लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वाटर तो क्या कर रहा है, हमें एक डिस्पर्सन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। हेमीसेलुलोज क्या, देखो माइक्रोफाइब्रिल्स में मान लो कुछ इस तरीके से धागे, ठीक है, ऐसे करके कुछ धागे से थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है, अभी डिटेल स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, और इन माइक्रोफाइब्रिल्स को आपस में बाइंड करके रखने का काम, एक साथ जोड़ के रखने का काम किसका होता है, हेमीसेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनका काम क्या होता है कि माइक्रोफाइब्रिल्स की, यहाँ पे हमने बाइंडिंग लिख दिया है, जस्ट आप समझ जाओगे, बाइंडिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल कर रहा है। और पैक्टिन क्या कर रहा है, पैक्टिन तो एक तरीके से कोलाइडल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कोलाइडल मीडियम बना रहा है, मतलब वाटर और पैक्टिन्स मिलकर कोलाइडल मीडियम की क्रिएशन कर रहा है। तो इस तरीके से कंपोनेंट मिलेंगे, इसके साथ साथ कुछ आपको लिपिड्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ मैट्रिक्स वाला रीजन किया, हमने ये माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं किए, ठीक है ना, माइक्रोफाइब्रिल्स हमने नहीं किए, अभी हमने सिर्फ ये मीडियम पढ़ा है जिसमें आपको इस टाइप के कुछ केमिकल्स मिलेंगे, क्लियर। अब देखो इसके बाद आपने क्या देखना है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं। तो देखो माइक्रोफाइब्रिल्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले
कि सेल वॉल किससे बनी हुई है, बेसिकली किससे बनी हुई है, ठीक है ना। तो योर आंसर वुड बी, क्या आएगा आंसर, किससे बनी हुई होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अब देखो माइक्रोफाइब्रिल है क्या, देखो होता क्या है कि सेलुलोज जो है, ठीक है ना, सेलुलोज से हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स बन रहे हैं और हमें माइक्रोस्कोप में माइक्रोफाइब्रिल नहीं मैक्रोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं, माइक्रो थोड़े छोटे रहते हैं। देखो मान लो ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, ठीक है, ये एक ग्लूकोज की यूनिट है। जब ऐसे ऐसे लगभग 3000 ग्लूकोज की यूनिट जुड़ती है, ठीक है, तो एक सेलुलोज की चेन बनेगी, क्या बनेगी, एक सेलुलोज की चेन बनेगी, क्लियर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आगे चल के जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर कैसा होता है, ठीक है, C6H12O6, और उसके अंदर एक ग्लूकोज के बाद अगर ऐसी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, 3000 के आसपास ग्लूकोज यूनिट जोड़ते हैं तो एक सेलुलोज की चेन बन रही है, ठीक है। अब ऐसी 100 चेन अगर हम सेलुलोज की ले लें, 100 सेलुलोज की चेन अगर हम ले लें, ठीक है, इकट्ठा कर लें, एक साथ मिला लें, ठीक है ना, तो उससे बनता है 1 माइसिली, स्पेलिंग सही है, माइसिली, MI माइसिली, हाँ ठीक है, एक माइसिली बनता है। ध्यान रखना जो यूनिट है स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइक्रोफाइबर, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइक्रोफाइबर। तो कंफ्यूज मत होना, क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया पूरी की पूरी सेल वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, माइक्रोफाइबर, ठीक है, और माइक्रोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, माइसिली, ठीक है। और माइसिली किससे बनी हुई है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 100 चेन्स, 100 सेलुलोज चेन से बनी हुई। एक सेलुलोज चेन में कितने ग्लूकोज है, लगभग 3000 ग्लूकोज, ठीक है ना। अब देखो ऐसी अगर 20 माइसिली एक साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है, एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, मान लो ऐसे करके 20 है, ठीक है ना, तो इनका 20 का बंडल क्या बन गया, एक माइक्रोफाइब्रिल बन गया। लंबे लंबे धागे हैं बस, मान लो, ठीक है ना, ठीक है। और अब ऐसी 250 माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है, एक साथ जब जुड़ती है, ठीक है, ऐसे ये एक बना लिया, ऐसे करके आप एक और बनाओगे, ठीक है ना, फिर ऐसे करके एक और बनाओगे, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे लगभग 250 माइक्रोफाइबर जब जुड़ती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है। क्या बनेगा, एक मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो उसको हम बोलते हैं मैक्रोफाइब्रिल। तो जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये मैक्रोफाइब्रिल्स दिखाई देंगे, ये जो हमने बनाए थे ना ऐसे करके, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये इस टाइप से हमने जो बनाए थे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे करके एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में भी हो सकते हैं, अलग अलग इनकी कंपोजिशन होती है, तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैक्रोफाइब्रिल्स, समझ में आ गया, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, इनके मैक्रोफाइब्रिल के अंदर क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है, और माइक्रोफाइब्रिल के अंदर क्या है, माइसिली है, माइसिली के अंदर क्या है, सेलुलोज की चेन है, और सेलुलोज चेन किससे बनी हुई है, ग्लूकोज से बनी हुई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये मान के चलो आपके पास कोई सेमी सॉलिड सी चीज है और उसमें कुछ छोटे छोटे धागे पड़े हुए हैं, और वो छोटे छोटे धागे क्या है, वो छोटे छोटे धागे आपके मैक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज थोड़ी सी टफ हो गई है, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल के अंदर बेसिकली हमें उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मिलेगा वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, और सेलुलोज क्या बनाता है, माइक्रोफाइब्रिल्स बनाता है, क्लियर।
ठीक है। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स पार्ट है, जो लिक्विड कंटेंट लगा लो या जो सेमी सॉलिड कंटेंट होता है, ठीक है ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीजें मिलेंगी जिनका अपना एक रेस्पेक्टिव फंक्शन डिपोजिशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पर्टिकुलर सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब देखो सेल वॉल की अगर हम बात करें, इसके ग्रोथ पैटर्न की, सेल वॉल ग्रो कैसे करती है, ठीक है ना। तो बेटा देखो सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक एक्रीशन होती है और इंटरसेप्शन होती है, ठीक है ना। सेल वॉल की अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है, कैसे ग्रो कर रही है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, तो इसके दो पैटर्न होते हैं। हालांकि सेल वॉल फॉर्मेशन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, बट यहाँ पे ग्रोथ की बात अगर हम कर रहे हैं तो ग्रोथ में देखो दो तरीके हैं इसकी ग्रोथ के। दो तरीके कैसे हैं, एक तो होता है एक्रीशन, ठीक है ना, एक होता है इनटू ससेप्शन। क्या मतलब है इनका, देखो जब एक सेलुलोज की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आके डिपॉजिट हो जाए, फिर तीसरी लेयर आके डिपॉजिट हो जाए, फिर फोर्थ लेयर आके डिपॉजिट हो जाए, ऐसे लेयर बाय लेयर डिपॉजिशन अगर हो रही है, तो इस टाइप की डिपॉजिशन को, इस टाइप की ग्रोथ को, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, एक्रीशन टाइप ऑफ ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। इसको अपोजिशन टाइप ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। लेकिन अगर तो ये मल्टीनेट की फॉर्मेशन करता है, मल्टीनेट यही एक थ्रेड हो गया, वैसे ही बहुत सारे थ्रेड्स इंटरमिंगल होकर मल्टीनेट ग्रोथ फॉर्मेशन हो जाती है। बट अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे क्या है, मान लो ये एक लेयर है, इस लेयर में कुछ रीजन ऐसे हो जाएंगे जो ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है, और वो अपनी चारों तरफ ऐसे करके क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली एक लेयर के ऊपर लेयर नहीं होगी, लेयर बाय लेयर नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ग्रोथ होगी कि ये आपस मतलब एक ही पर्टिकुलर सेल कंप्लीटली क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेल तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, एक यहाँ से ये डिपॉजिशन कुछ इस तरीके, सेलुलोज जो है वो ऐसे डिपॉजिट हुआ है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे ये जो है डिपॉजिशन कुछ इस तरीके से होगी। तो सेल वॉल की जो ग्रोथ है, देखो सेल वॉल ऑब्वियसली क्या है, सेल तो है नहीं कि अपनी जो है पर्टिकुलर सेल मतलब कि अपनी इलॉन्गेशन शो करें, ठीक है, ये तो क्या है, ये तो डेड पार्ट है, तो चीजें क्या है इस पर डिपॉजिट होती हुई चली जाएंगी और इसकी ग्रोथ हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो सेल वॉल की जो ग्रोथ है, थिकनेस है, वो कैसे बनती है, दो तरीके हैं, या तो लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर है उस पर दूसरी लेयर आके डिपॉजिट हो गई, फिर तीसरी लेयर आके डिपॉजिट हो गई, फोर्थ, और उसकी थिकनेस बढ़ती चली गई, ऐसी ग्रोथ को क्या बोलोगे, एक्रीशन टाइप। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टाइप की ग्रोथ की, मान लो एक जगह पे क्या है, यहाँ पे एक जगह पे सेलुलोज कंटेंट क्या है इकट्ठा हो गया और इसी के चारों तरफ सेलुलोज की जो है रिंग की फॉर्म में क्या है डिपोजिशन होती हुई चली, इसको क्या बोलते हैं, इनटू ससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको मोज़ेक अपीयरेंस आएगी, ठीक है ना, तो मोज़ेक ग्रोथ भी बोल देते हैं। यहाँ पे इंटरमिंगल नेट फॉर्मेशन होती है, तो इसको जो है एक तरीके से मल्टी नेट फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी सेल ग्रोथ की। वैसे हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना सब कुछ नहीं दिया है सेल वॉल के बारे में, एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं, बस एक पॉइंट एनसीईआरटी का बचा है, मैं अभी करवा देती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डॉज भी जरूरी है साथ साथ। अब देखो थोड़ा सा हम इकोनॉमिक लेवल पे देखते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इस रेस्पेक्ट में, सेल वॉल को हम कहाँ पे यूटिलाइज, मतलब सेल वॉल की जो नॉलेज है उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो आपने देखा है कि जितने भी, जैसे कॉटन की हम बात करें, ठीक है, हमारे जितने भी क्लोथ्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो कॉटन से बने हुए हैं या किसी और चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉटन फाइबर्स की बात करें या फिर जो है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स की बात करें, तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या है, अब स्क्लेरेन्काइमा फाइबर क्या है, अलग अलग सेल है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जो है बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, ऐसे लंबे लंबे सेल्स से बना हुआ है, ठीक है ना, फाइब्रस सेल से बना हुआ है। तो उन सेल्स को आपस में तोड़ने के लिए, क्योंकि देखो जैसे आपने देखा है, जैसे मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर रोप है, ठीक है, और वो रोप जो है वो कुछ इस तरीके से, आपने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना, आपको खोलना है, इसको कंप्लीटली खोलना है, ठीक है। और देखो तो अब इसमें क्या है, ये अलग अलग सेल्स से बना हुआ होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट हमने देखा कि सेल को आपस सेल, दोनों सेल्स के बीच में, सेल वॉल के बीच में क्या है, मिडिल लैमेला है, और मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पेक्टोलाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके से जब हम रेशों को खोलते हैं
ठीक है, प्लांट से मिलने वाले जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनको जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे पैक्टिनेजेस एंजाइम्स यूज की जाती है। आगे बात समझ में। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। क्या बोलते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें पैक्टिलाइजिंग एंजाइम्स का यूज करना पड़ता है। इसके साथ साथ पूरी इंडस्ट्रियल जो काम है वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको चाहे कि भाई नेचर में ही अपने आप ओपन हो, तो रेशे जो है प्लांट के रेशे लिए और उसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिका। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, इस पैक्टिन को डाइजेस्ट, इस मिडल, हाँ, पैक्टिन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो मिडल लैमेला क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और वो रेशे अपने आप थोड़े से खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक लेवल पे था कि आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो इसके अंदर होता क्या है। देखो हमने सेल वॉल अच्छे से पढ़ लिया। आपने जब डायग्राम बनाया था तो हमने कहा था कि एक टर्म हम यूज कर रहे थे, प्लाज्मोडेस्माटा। होता क्या है प्लाज्मोडेस्माटा? देखो प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा से रिलेटेड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, होता क्या है, देखो दीज आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, और इस पे लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर सेल वॉल से क्वेश्चन बनता है या तो मिडल लैमेला पे बनता है जनरली, या इस पे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो देखो ये हमने क्या बात करी कि ये पर्टिकुलर सेल हो गया। अब हम सेल वॉल ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहे। मान लो ये सेल वॉल होगी दोनों सेल की चारों तरफ। ठीक है, अब बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके मिडल लैमेला प्रेजेंट है, ऐसे करके ये हमने बना दिया मिडल लैमेला। ठीक है, कंप्लीट हमने मिडल लैमेला बना दिया। अब देखो इधर इस सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इधर इस सेल का साइटोप्लाज्म, ऐसे करके। ठीक है, इधर इस सेल का न्यूक्लियस है, इधर इस सेल का न्यूक्लियस है। क्लियर? तो देखो कई बार क्या होता है, अब इन सेल को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं, दोनों तरफ क्या है, सेल वॉल डेड है, मिडल लैमेला डेड है, ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। तो सेल को आपस में कम्युनिकेशन चाहिए भी, जब तक सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन नहीं होगी काम कैसे होगा। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन के लिए सेल में जगह जगह क्या होते हैं, ऐसे कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना उसकी जो फॉर्मेशन है, ये इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है ना, ये बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन से बनती है। ठीक है, ये जो कनेक्शन बना है, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म इस वाले के कांटेक्ट में है और इस वाले का साइटोप्लाज्म इसके कांटेक्ट में। तो ये जो ब्रिज बना है, ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या बोलोगे, प्लाज्मोडेस्माटा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज देखो, जनरली प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं और इनकी बाउंड्री किससे बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाउंड्री किससे बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है और बीच में साइटोप्लाज्म। लेकिन कई बार इस सेल के न्यूक्लियस को इस सेल के न्यूक्लियस से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है। उस केस में क्या होता है कि हमने जब न्यूक्लियस बनाया था तो हमने इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बनाई थी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उस पे उसके आउटर सरफेस पे लगा दी थी राइबोसोम्स। ठीक है, और यहीं से हमने क्या ओरिजिनेट की थी, यहीं से हमने ओरिजिनेट की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की थी कि नहीं ओरिजिनेट। कुछ इस तरीके से हमने क्या बनाया था, एक मेम्ब्रेनियस नेटवर्क बनाया था जब हमने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया था वहां पे। ठीक है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनाया था ऐसे। तो देखो कई बार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे में साइटोस्केलेटन बनाती बनाती इतनी बड़ी हो जाती है और यहाँ से इसमें से ऐसे करके एक्सटेंशन शो करती है। इधर से इसकी जो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो भी कुछ इसी टाइप की एक्सटेंशन शो करेगी। ठीक है, मान लो ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका, इस तरीके से, और ये भी ऐसे एक्सटेंशन शो करेगी अंदर की तरफ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी ऐसे। ठीक है, और अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है,
मर्ज कर जाती हैं ऐसे। क्लियर? अब जो ये ट्यूबुलर कनेक्शन बना अंदर की तरफ, किसके, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर की तरफ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, डेस्मो ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है? तो एक प्लांट सेल के न्यूक्लियस को दूसरे प्लांट के सेल के न्यूक्लियस से जब कम्युनिकेट करना होता है, वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर डेस्मोट्यूब्यूल बन जाते हैं। डेस्मोट्यूब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशंस होती है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना? और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, समझ में आ गया? तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा पे कई बार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसको स्ट्रेसबर्गर ने नोटिस किया था। ठीक है? ठीक है ना? तो देखो जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पे 2 टाइप के पाथवे पढ़ेंगे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, इस तरीके से। तो देखो ये क्या शो कर रहा है, इतना अगर हम देखें, नॉन लिविंग कंटेंट के अंदर लिविंग पाथवे है ना, नॉन लिविंग पार्ट के अंदर लिविंग पाथवे है। ठीक है? और कौन बनाता है, क्या कह सकते हो एक वर्ड में इसको, या तो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहो या इसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहो बिटवीन 2 प्लांट सेल। ठीक है ना? तो नॉन लिविंग सेल वॉल के बीचों बीच जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं एडजेसेंट सेल में कम्युनिकेशन के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर पाथवे को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है? उस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इस टाइप का जब सेल आपस में कनेक्ट होके, लिविंग कंटेंट कनेक्ट होके जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको सिम्प्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको अच्छे से सिम्प्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में समझाएंगे, वैसे सिम्प्लाज्म कहा जाता है। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। सिर्फ 2 टॉपिक छोटे से बच गए हैं, एक तो फ्रेगमोप्लास्ट का बच गया है और एक सेल वॉल सिंथेसिस बच गया है। ठीक है? उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।